अस्सलाम वालेकुम। आई अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और एमसीक्यूज की इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई हुई, स्पेशली ऑफ द लेटेस्ट चैप्टर्स ऑफ फर्म्स। तो ये थोड़ा सा आपके लिए है ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इस वीडियो के अंदर हर एमसीक्यू से पहले आपसे 45 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप उसको पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा। प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई का ताल्लुक होता है कि हम एक प्रोडक्ट की सप्लाई को प्राइस के साथ कितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं। हाउ रिएक्टिव, हाउ शॉर्ट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ अ सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है या बढ़ रही है या कम हो रही है, और हम फौरन से सप्लाई को चेंज कर पाएं, तो हमारा प्रोडक्ट विल बी, उसकी सप्लाई विल बी इलास्टिक टू प्राइस, फुल स्टॉप। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, बिकॉज इट मीन्स दैट इट कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्राइस। ए और डी का ताल्लुक पीईडी से है और सी का ताल्लुक है पीएस के साथ, मगर वो प्रोडक्ट को इनइलास्टिक बनाता है। व्हाट कुड कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज की डिमांड कब बढ़ती है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, सी। वो उस वक्त बढ़ेगी जब उसके बनाए हुए गुड की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड फॉर गुड और सर्विस, यानी कि हम कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल की डिमांड उस वक्त बढ़ेगी जब बिरयानी की डिमांड बढ़ेगी। बावर्ची की डिमांड उस वक्त बढ़ेगी जब खानों की डिमांड बढ़ेगी। राइट, सो बावर्ची, इसमें आपको क्या हुआ? लेबर हुआ। लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसमें तीन कॉस्ट कर्व्स दिए हुए हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन सी है। इसका आंसर क्यू एस है। द रीजन इसलिए क्योंकि अगर हम देखें, आपसे क्वेश्चन कहता है कि एट एस व्हाट इज
the variable cost. तो at S, what is the total cost? It is from P to S. That is the total cost. सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, जो 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 जा रही है, ब्लैक वाली, जिस पे P लिखा हुआ है, वो वाली जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है. So P to S is the total cost at the output S. This is the variable cost per unit. So P Q के दरमियान जो डिस्टेंस है, that is shows the variable cost. अब सॉरी फिक्स कॉस्ट को जब आप टोटल कॉस्ट से माइनस करते हैं तो जो ये ब्लू लाइन बचती है Q to S, that is the variable cost. एक मैन्युफैक्चरर जो मेडिकल सप्लाईज बनाता है, उसको क्या फायदा मिलेगा? उसको लेट से कोई फायदा मिलता है अगर जो है वो रोड्स उसके बराबर जगह की या उसके अतराफ की अगर रोड्स बेहतर होती हैं तो वहां पर कौन सा उसको फायदा मिलेगा? व्हाट बेनिफिट डेफिनेटली अकर्स एज ए रिजल्ट? कौन सा फायदा उसको मिलेगा? देखिए, पहली तो बात यह कि उस रोड उसने नहीं बनाई, रोड किसी ने बनाई है, लेकिन उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट उसकी कम लगेगी, तो एक्सटर्नल, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. लेकिन ये एक्सटर्नल है या इंटरनल? तो ये उसने नहीं बनाया, ये किसी ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन फायदा उसको हो रहा है. तो किसी और के बनाई हुई चीजों से अगर मुझे फायदा होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, ये होती है इंक्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. दैट इज द आंसर टू दिस. विच रो शोज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ competitive मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट्स? इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो competitive मार्केट का एक इंग्रेडिएंट है और मोनोपोली मार्केट्स का भी इंग्रेडिएंट है? आप फौरन आपकी नज़र competitive मार्केट पे जाएगी, मेनी सेलर्स पर, बी पे. तो मोनोपोली मार्केट के अंदर नीचे लिखा हुआ है सिंगल बायर. मोनोपोली मार्केट का सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है वो है सिंगल सेलर. सिंगल सेलर ए की जगह पे दिया हुआ है, ए. और कंपिटिटिव मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें ज्यादा सेलर्स के साथ ज्यादा बायर्स भी हो. सो ए इज अ ऑप्शन. ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है. स्टूडेंट हैज नथिंग टू डू ऑन अ फ्राइडे इवनिंग. शी विथड्रॉज $5 फ्रॉम द 100 शी हैज इन सेविंग्स अकाउंट एंड बाइज अ प्रेजेंट टू टेक टू अ पार्टी. उसके पास किसी सेविंग अकाउंट्स में $100 थे. उस स्टूडेंट ने
फ्राइडे इवनिंग को 100 में से $5 निकाले और वो चली गई एक पार्टी में टू विच एडमिशन इज फ्री। याद रखिएगा, उसने एक प्रेजेंट खरीदा $5 का। व्हाट डज दिस इन्वॉल्व? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन है। ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू 95, नहीं, उसके हाथ से $95 नहीं गया, उसके पास $95 है, ये ऑप्शन सही नहीं है। सी, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एंट्रेंस टू पार्टी इज फ्री, नो, वहां पे जाने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। No opportunity cost as she has no better way of using the time, this is incorrect, she could have done other things also. So उसने, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बी। क्यों? क्योंकि वो $5 का जो उसने प्रेजेंट खरीदा है, वो उस $5 के साथ कुछ और भी चीज कर सकती थी। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू अदर गुड्स शी कुड हैव बॉट फॉर $5। जो चीज हमारे हाथ से चली गई वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो द आंसर इज बी। The development of artificial intelligence in machines raises the productivity of capital. What will be the effect of this? टेक्नोलॉजी की वजह से कैपिटल जो है या मशीन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, नो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होनी चाहिए, बिकॉज अब हम ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, तो जब क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट गेट्स डिवाइडेड ऑन लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स। ए ऑप्शन नहीं हो सकता। प्राइस ऑफ कैपिटल विल फॉल, no, the supply of capital will decrease. No, capital तो अब डिमांड में आएगा, तो डिमांड फॉर कैपिटल विल इंक्रीज। दैट इज द ऑप्शन बी इज द ऑप्शन, क्योंकि अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। याद रखें, जो जो फैक्टर प्रोडक्शन जिसकी डिमांड या जो भी रिसोर्स जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, बस सिंपल, इसमें कोई रॉकेट नहीं है। What is the likely cause of economic growth? Economic growth, इकोनॉमी में ग्रोथ का मतलब होता है that the economy is able to produce more goods than last year, more goods and services than last year। बेटा, ये उस वक्त होता है जब आपके मुल्क में टैक्सेशन कम होगी तो लोगों की कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, एंड दैट इज़ वाई द आंसर इज डी। एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस अ रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ डिक्लाइन, ग्रोथ गिर रही होती है, यानी कि इस साल आपने पिछले साल से कम चीजें बनाई हैं। एंड मूव्स फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट टू 5% अनएम्प्लॉयमेंट। Which movement from X to Y on the PPC diagram shows the consequence for the economy? A,
इज द राइट ऑप्शन। वाई बेटा? क्योंकि आप एक्स फुल एम्प्लॉयमेंट पे खड़े हो, एक्स पीपीसी पे लाई कर रहा है। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो तो आप पीपीसी पे ऑपरेट करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि आपकी कैपेसिटी वही है, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप एक्स से वाई पे चले जाओगे। बी का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी कम हो रही है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। सी का मतलब है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, अभी भी फुली एम्प्लॉयड हो नहीं, उसमें तो लिखा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। डी में पॉइंट लाइज आउटसाइड द पीपीसी, तो ये हो भी नहीं रहा। एक्स से वाई, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप पीपीसी पे हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप पीपीसी से नीचे ऑपरेट कर रहे हो। सिंपल। ओके जी, द टेबल शोज हाउ थ्री पीपल एक्स वाई एंड जी स्पेंड देयर इनकम। तीन कॉलम दिए हुए हैं, पर्सन एक्स, पर्सन वाई, पर्सन जी के। एक्सक्यूज मी। और उनकी स्पेंडिंग दी हुई है ऑन फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, एंटरटेनमेंट एंड लेजर एंड लग्जरी गुड्स। और हमें पूछा गया हुआ है कि ये बताइए कि इनमें से लोएस्ट इनकम पर कौन है, फिर उसके बाद मिडिल में कौन है और हाईएस्ट इनकम पर कौन है। तो लोएस्ट इनकम पे वही होगा जो अपनी सैलरी का ज्यादा हिस्सा नेसेसिटीज पे लगा रहा होगा और कम हिस्सा लग्जरीज पे लगा रहा होगा। तो वो बंदा कौन है जो लग्जरी गुड्स पे कम लगा रहा है? पर्सन जी। उसका ज्यादा हिस्सा 50% उसकी जो सैलरी है वो फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग पे जा रही है, नेसेसरी चीजों पे जा रही है। उसके बाद इतने पैसे ही नहीं है कि वो दूसरी चीजों पे खर्च करे। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया पर्सन जी। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ गए, ऑप्शन सी एंड डी, ए और बी चले गए खिड़की से बाहर। दूसरा बंदा को वो होगा जो फिर भी लेजर या लग्जरी पे कम खर्च कर रहा होगा, तो वो है पर्सन एक्स। क्योंकि पर्सन वाई अपनी तनख्वाह का 40% या 75% इंटरटेनमेंट और लग्जरी गुड्स पे खर्च कर रहा है, जबकि 70% खर्च कर रहा है पर्सन एक्स। सो जो राइट ऑप्शन है वो है जेड एक्स वाई, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताता है? और इसका आंसर है डी, इट शोज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट इन टाइम। मेरी इकोनॉमी एक वक्त पे कितना प्रोड्यूस कर सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है? इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस। नो, ये नहीं हो सकता। माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस टू बी टेकन बाय फर्म्स, इससे पता नहीं चलते हैं। इट मेजर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन इकोनॉमी। नो, हमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी पता लगती है कि मेरी इकोनॉमी में टोटल कितना बन सकता है।
Which topic is not included in microeconomics? Microeconomics वो वाली स्टडी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही होती है। कंज्यूमर डिमांड में एक पर्टिकुलर मार्केट की कंज्यूमर की बात होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात होती है। फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को, बल्कि एक पर्टिकुलर मार्केट को ही डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर पान में क्या मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट फॉर बुक्स में मोनोपोली है। तो एक पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री की बात हो रही। इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इन्फ्लेशन। तमाम जनरल प्राइस लेवल, यानी कि इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ एन इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल का मतलब है हर चीज की प्राइस, हर चीज का मतलब है पूरी इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन माइक्रो का टॉपिक नहीं है, मैक्रो का है। दैट इज द राइट क्वेश्चन, एंड आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू।